थैंक यू वेरी मच देव। तो सभी को फिर से आज के दूसरे सेशन में वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप इस कोर्स में जो इस उम्मीद से आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, यानी कि उस कोर्स को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोर्स जो है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और आपके जो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू जो मोटिवेशन है वो कैसे आपके लिए काम में आ सकता है और कैसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में एक हमारे मन की जो शक्ति है या मन का जो कार्य है, इस मन को हम बहुत कम समय में बहुत कम जगह पे हम देखते हैं कि हमारा मन क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे उसको हमने ध्यान से उस शक्ति का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास है और एक कोर्स हमें उसी जानकारी से कि हमने अपने मन पे किस कैसे कार्य करना है। तो हाँ, जिस प्रकार से दीप ने बताया कि आज हमारे पास में दो सेशन होने वाले हैं। एक सेशन में हम कैरियर जो हमारे 10th-12th के बाद हम कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जो विद्यार्थी है उसके पहले पढ़ने वाले हैं या उसके बाद में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे कोर्स में हमने कौन से कोर्स को पसंद करना चाहिए, हमारा जो लगाव है पढ़ने का क्या है, कैसे उसका क्या करियर में क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और साथ साथ में हमारे डेली लाइफ में उस कोर्स का क्या वजूद है। तो उसको लेके भी कुछ बातें हमारे बीच में जो उसके एक्सपर्ट है, जो उसमें मास्टर है, जिन्होंने मास्टर किया है, जो उसमें स्कॉलर है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे बीच में वो वार्तालाप करने वाले हैं। तो उसके पहले हम ध्यान के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। जैसे कि हम कल सुबह कुछ बातों को देख लेके मैंने बताया था कि ध्यान और विशेषतः हमारा मन किस प्रकार से हमने अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद हमने ध्यान का भी सराव किया था। तो वैसे ही इस ध्यान को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस पूरे 3 दिवसीय सेशन में। उसमें अलग अलग प्रकार की हम टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस टेक्निक्स को हम देखने वाले हैं। तो इसका जो हिस्ट्री है, इसे माइंडफुलनेस ये शब्द कह सकते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कह सकते हैं। ये कहाँ से आया है और किस प्रकार से पूरे वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न में या पाश्चिमात्य देश में किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है और आज भारत में भी उसके टेक्निक्स को या मेडिटेशन को हमने क्यों लर्न करना चाहिए और हमने उसमें से क्या लाभ हमने प्राप्त करना चाहिए। तो माइंडफुलनेस ये शब्द जो है ये बुद्ध के ही उपदेशों से आया हुआ शब्द है। उसका नाम काफी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसे हम स्मृति कहते हैं। स्मृति का जो सराव है बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध मतलब संपूर्ण स्मृतिमान व्यक्ति है। तो पूरी बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध को आपने देखा है, सुना है और थोड़ा उसके साथ में हमारा रिश्ता भी है क्योंकि बुद्ध भारतीय है, भारत से उनका भारत में जन्म हुआ था, उनकी शिक्षाएं भारत में लोगों ने भी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उसका आचरण किया था और आज पूरे विश्व के अंदर उनकी बात अभ्यास की जाती है, उनकी शिक्षाओं का परीक्षण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। उसके अंदर ये स्मृति जो है, इसी को ही दूसरी भाषा में हम स्मरण शक्ति कहते हैं। विद्यार्थी जीवन में हमें पता है कि स्मरण शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। स्मृति का दूसरा अर्थ होता है जागरूक रहना, सजग रहना, एकाग्र रहना। और जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उस कार्य के साथ में हमारे मन को एकरूप करना, ये भी स्मृति का ही कार्य है। तो पूरी तरह से हमारे जीवन का अगर
मेरा नाम चर्चित हमें होता अपने है। जीवन में अगर सफलता चाहिए, छत्तीसगढ़ की लड़ाई में जिस भाग सफलता जाता के लिए हूँ। हम पढ़ाई करते हैं, अपने अध्ययन करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो उसके अंदर जो एकाग्रता जो है, हाँ, जो एक विषय पे निरंतर अपने मन को बनाए रखना, उसके साथ में एकरूप होना, ये शक्ति जो है, ये यही इसी का ही नाम स्मृति है। तो इस स्मृति का सबसे पहले अगर आधुनिक जगत में इसका नाम आता है, जिसका आप शायद जब उसके बारे में और ज़्यादा जानोगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें भी आपको हम व्हाट्सएप में भेजेंगे। उसके कुछ लिटरेचर है, टेक्स्ट है। तो सबसे पहले आधुनिक जगत में नाम आता है डॉक्टर जॉन कैबेट जीन। जॉन कैबेट जीन, ZINN। तो ये व्यक्ति जो है सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है, और जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध की इसी स्मृति को उनके जो पेशेंट थे, मानसिक जो पेशेंट थे, उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया था कि मन को बीमारी से मुक्त करने के लिए, या उनको थेरापी के तौर पे सबसे पहले माइंडफुलनेस शब्द का ट्रांसलेशन करते हुए, स्मृति का माइंडफुलनेस में ये शब्द जो है अमेरिका में सबसे पहले 1979 में इसका इस्तेमाल किया गया। और आज पूरे विश्व में ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है हर जगह में, हर साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में, या साइकोलॉजी पूरे एजुकेशन में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और उसके बाद 2012 से लेके 2000 के बाद में जो माइंडफुलनेस, ये जो टेक्निक है, ये एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है कि बच्चों ने किस प्रकार से ध्यान से सुनना चाहिए, टीचर ने कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई कैसी अच्छी तरह से हमने माइंडफुलनेस से करनी चाहिए, हमने खाना कैसे माइंडफुलनेस से खाना चाहिए, हमें ड्राइव कैसे माइंडफुलनेस से करनी चाहिए, हमारे रिलेशन है उसमें हमें माइंडफुलनेस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक जगह पे माइंडफुलनेस का जो प्रैक्टिस है, या जो मेडिटेशन है, अभी काफ़ी प्रचलित हो चुका है। लेकिन हम भारतीय होने के बावजूद भी, भारत से ये टेक्निक वेस्टर्न में जाने के बाद में भी, अभी भी हम भारतीय हैं। अक्सर जो विद्यार्थी है, कोई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कोई विपश्यना ध्यान साधना कर रहा है, कोई आनापानसति कर रहा है, इस माध्यम से हम थोड़े जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरा एजुकेशन सेक्टर देखते हैं, स्टूडेंट से लेके टीचर और सभी पूरी इंडस्ट्री जो है, उसमें अभी तक माइंडफुलनेस को लेके इतनी जागरूकता नहीं है, और ना सिखाया जाता है, ना बताया जाता है। तो हमें ऐसा लगा कि हमने इस माइंडफुलनेस को स्टूडेंट के अभ्यास में, स्टूडेंट के जीवन में क्या उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और वो कराने के लिए हम आपके बीच में ये जो कोर्स लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन जानकारी बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी के साथ हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समय का हमारे पास मर्यादा है। इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अभी हम मैं एक कहानी बता के मन क्या है, या माइंड क्या है, और माइंड को कैसे हमने देखना चाहिए, और उसका सराव करने के बाद हमारे बीच में जो निर्वाणी है, जो करियर इन अप्लाइड साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी के इस विषय पर बात करने वाली है। तो कहानी ऐसी है कि हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है, जो छोटे हो या बड़े हो, कि मन क्या है। जैसे कि सुबह कुछ बातें मैंने मन के बारे में बताई है, और आपको भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है, या मन तो दिखाई नहीं देता है। हाँ? मन 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 सब बात करते कि मन में ऐसा होता है, मन ऐसा होता है। हाँ? तो वैसे ही एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि ऐसा ही एक तिबेटियन कहानी है, उसके मन में भी एक प्रश्न निर्माण होता है कि मन क्या है? व्हाट इज़ माइंड? और ये प्रश्न उसके मन में आता है, और चिकित्सा के वजह से उसके उस प्रश्न के समाधान के लिए वो एक मेडिटेशन मास्टर होता है, उसके पास में वो जाता है और पूछता है कि गुरुजी आप बताइए कि मन क्या है? तो गुरुजी वो मेडिटेशन मास्टर ये बताता है कि भई मन जो आप पूछ रहे हैं कि मन क्या है, वो तो मन तुम्हारे पास में है, मैं कैसे बताऊँ?
ये बहुत ही अच्छा संवाद है। गुरुजी अपने उस विद्यार्थी को बोलते हैं कि भाई, तो जो मन पूछ रहा है कि मन क्या है, तो तुम्हारा मन तो तुम्हारे पास में है। मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारा मन क्या है। और यही सबसे बड़ा संवाद शुरू होता है कि हम किसी के पास में भी जाते हैं, तो कोई भी हमारे जो पेरेंट्स है, टीचर है, तुरंत जवाब दे देते हैं कि ये चीज ये है। और वहां पे वो स्पेस ही नहीं देते कि भाई तुमने प्रश्न किया है तो जवाब भी तुम ही ढूंढो। क्योंकि जवाब ढूंढने के लिए अगर प्रश्न हमारे मन में निर्माण हुआ है तो उसका जवाब भी कहने के हमारे मन में ही हो सकता है। लेकिन हमारी परंपराएं या शिक्षा की जो कुछ भी विधि है, वो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और सवाल दिया जाता है। लेकिन ये संवाद में हमें दोनों चीज सीखनी है। एज ए पेरेंट्स भी कोई यहाँ पे बैठे हैं या कोई टीचर भी बैठा है कि कोई हमें अगर सवाल पूछता है तो तुरंत उसका हमें जवाब नहीं देना चाहिए, थोड़ा उसको स्पेस देना चाहिए और उसी से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, तुम क्या जानते हो, तुम उसको पहले थोड़ा ढूंढो, बाद में मैं बताऊंगा। या थोड़ा उसको आप हिंट्स दे सकते हैं कि उसको आपको कैसे ढूंढना है, ताकि उसका जो क्यूरियोसिटी माइंड जो है, जिसे साइंस माइंड कहते हैं, इंक्वायरी माइंड कहते हैं, या स्मार्ट माइंड कहते हैं, वो वहां से उसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जवाब हम दे देते हैं, बच्चा सुन लेता है कि हाँ यही जवाब है, और उसका माइंड वहीं पे शांत हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि उस प्रश्न का दूसरा भी स्वरूप क्या हो सकता है। तो ये इसी प्रकार से ये प्रश्न इसके पास में जब पूछते हैं, गुरु जी बताते हैं कि भाई तुम्हारा मन तुम्हारे पास में, तुम ढूंढो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दूंगा कि ये बातें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। तो 6 प्रकार के क्वेश्चन देते हैं गुरुजी, उनको बताते हैं कि आप अपने आप से पूछो कि व्हाट इज माइंड, वेयर इज माइंड, मन क्या है, कहाँ पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइंड, कितने प्रकार का मन है, व्हाट इज द कलर ऑफ माइंड, मन का कलर क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ माइंड, मन का आकार क्या है, एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ माइंड, मन मन का स्वाद क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जो देता है गुरुजी, बोलता है कि जाओ तुम खुद ही ध्यान करो, खुद ही चिंतन करो, और खुद ही ये प्रश्न अपने आप से पूछो, और 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप मुझे बताओ कि आपका मन क्या है। तो वो जो लड़का होता है वो जंगल में जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, और ये सभी प्रश्न एक एक प्रश्न अपने आप से पूछता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न पूछता है, जैसे जैसे चिंतन करता है, अपने मन के भीतर देखता है, तो धीरे धीरे हर एक प्रश्न का उसको जवाब 6 महीने के अंदर मिल जाता है कि इस सभी प्रश्न के साथ में मन क्या है। तो उस सभी जवाब के साथ में वो अपने गुरु जी के पास मिलने के लिए आता है। गुरु जी को मिलता है और गुरु जी पूछता है कि बताओ, तुमने 6 महीने में जो प्रश्न मैंने दिए थे, जवाब आप लेके आए, बताइए ये मन क्या है। तो पहले प्रश्न का जवाब वो देता है, व्हाट इज माइंड, माइंड इज नथिंग। तो क्या जवाब देता है, माइंड इज नथिंग। क्योंकि कभी भी हम मन को किसी स्वरूप में हम कह नहीं सकते, जैसे कि ये पेन है, दिस इज द पेन, हम ये नहीं कह सकते दिस इज द माइंड। तो मन क्या है, माइंड इज नथिंग, किसी वस्तु जैसा नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो उसको समझ में आता है, वो वैसा ही वो जवाब देता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, वेयर इज माइंड, मन कहाँ पे है। कभी कभी हमें लगता है कि मन अंदर है, और ब्रेन में है, हार्ट में है, और हमें लगता है कि और कहीं पे मन नहीं है। लेकिन वो कहता है कि माइंड इज इनसाइड एंड आउटसाइड, माइंड इज एवरीवेयर। मन कहाँ पे है, अंदर भी है, सर से लेके पैर तक है, और बाहर भी है। हमारा मन बाहर भी जाता है, नहीं तो फिर यहाँ पे बैठे बैठे हमें घर की याद कैसे आती है, और किसी का कुछ हमने काम किया है, कुछ बातें की है, वो कैसे याद आती है, भूतकाल भविष्य की बात हमें कहाँ से याद आती है। क्योंकि मन कहीं पे भी जा सकता है, बैठे बैठे सूर्य को स्पर्श करके आ सकता है, चांद पे स्पर्श करके आ सकता है, पूरा ब्रह्मांड घूम सकता है। हमारा मन कहीं पे भी जा सकता है, और शरीर के किसी भी हिस्से में वो स्पर्श कर सकता है। जरूर नहीं कि सिर्फ हेड में या ब्रेन में ही मन है, वो हर जगह पे मन है। तो इस प्रकार से हमने मन को देखना है या समझना है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मन, माइंड इज एवरीवेयर, इनसाइड एंड आउटसाइड। तीसरा जो प्रश्न जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द माइंड, कभी कभी हमें प्रश्न लगता है
और उसने भी एक प्रश्न पूछा अपने आप से और उसने खोजा कि मन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो उसने जवाब क्या दिया? माइंड इज वन एंड माइंड इज मनी। माइंड इज वन एंड माइंड आर मेनी और माइंड इज मेनी। मन एक भी है और अनेक भी है। जब वो एक विषय के साथ में एकरूप होता है और एक विषय के साथ में वो कार्य करता है, तो मन एक हो जाता है। लेकिन उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उस प्रकार से हमारा मन बन सकता है। व्हाट इज द शेप ऑफ माइंड? माइंड का आकार क्या है? माइंड इज नो शेप। माइंड माइंड का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जैसा कि हवा का कोई आकार नहीं होता है, हवा हम लेते हैं छोड़ते हैं, वो आती जाती, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से हमारा मन भी विचारों से बना हुआ है, भावनाओं से बना हुआ है, और उसी प्रकार से उसको हमने देखना चाहिए कि माइंड का कोई शेप और आकार नहीं है। और लास्ट और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ माइंड? माइंड इज नो टेस्ट। किसी टेस्ट में अच्छे बुरे या खट्टा मीठा, इस टेस्ट में हमारा मन नहीं होता है। जो हमारा मन जो होता है, नहीं होता है, वैसे ही मन को भी कोई टेस्ट नहीं होता है। और टेस्ट जो आती है वो वस्तुओं के अपने गुणों की वजह से आती है। जो वस्तु को हम खाते हैं तो उस वस्तु का गुण होता है, वो मन का गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ के अपनी मन की पूरी जो जिसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन या रिसर्च या डिस्कवरी, जो उन्होंने डिस्कवर किया था कि मन क्या है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उस तिबेटियन युवक ने अपने मन को देखा, इस प्रश्नों के माध्यम से या इस क्वेश्चन के माध्यम से या चिंतन करके, ध्यान करके, तो यहाँ पे बैठे हुए हम सभी लोग अगर हम इस प्रकार से अगर अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित ही है कि हम भी अपने मन को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं तभी मन हमारे सामने प्रकट होता है, या उसकी जानकारी है या उसका अस्तित्व है, वो हमारे सामने आता है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मन हमेशा, जिसे हम कह सकते हैं कि आज का जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहता है कि हमारा मन जो है 99% नीचे है। जो ऊपर है जितना हम 2 या 1% से ही हम सब काम चलाते हैं। जो अभी हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं उसमें 2 या 5% ही हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मन जो है अनकॉन्शियस, भीतर की तरफ बहुत अंदर गहरा है। और ऐसे गहरे मन को बुद्ध ने किसी ही माइंडफुलनेस से, जिसे हम आज की भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं, बुद्ध की भाषा में हम स्मृति कहते हैं, सजगता कहते हैं, जागृति कहते हैं। तो इसी जागृति से, इसी ध्यान से, या मन को देखने की जो विधि है, या मन को एकाग्र करने का जो टेक्निक है, ये भारत की खोज है, बुद्ध की खोज है। और इसी को ही योगा कहते हैं। तो योगा का अर्थ ही है कि विषय के साथ में एक हो जाना। योग मतलब प्लस हो जाना, एकरूप हो जाना। किसके साथ? विषय के साथ। जो विषय हम
का कार्य कर रहा है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं, तो सुनने के साथ में एकरूप हो जाना। कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ में एकरूप हो जाना। कुछ आप खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं या कोई आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके साथ में एकरूप हो जाना ही अपने आप में योगा है या योग है। जिसको हमें अपने रोज़ के जीवन में भी हमने काफ़ी बार सुना होगा कि हमारे मम्मी-पापा कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खेलो। तो ये ध्यान जो है, वो ध्यान उसी को ही प्रदर्शित करता है कि हमारी जो परंपराएँ जो रही है, हमारी भाषा में, हमारे कार्य में, हमारे पूरे शिक्षा पद्धति में, ये सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति बुद्ध की शिक्षा पद्धति, जिस शिक्षा पद्धति को हम ओपन एजुकेशन कहते हैं कि सभी के लिए खुला है। सभी के लिए शिक्षा दी जाती है, मन की शिक्षा दी जाती है, मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है, सत्य को प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। तो इन सभी शिक्षाओं का जो आधार जो है हमारा मन है। मन ही अपने आप में सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। जो हम गूगल में देखते हैं या जो भी चीज़ें हमें किताबों में पढ़ने मिलती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे मन में ही सत्यता या ज्ञान है या जीवन का जो अनुभव है, वो हमारे मन के भीतर छुपा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत जो है बहुत ही सरलता से और हर एक व्यक्ति भले वो 9 साल का बच्चा हो, कभी-कभी हमें लगता है कि 9 साल का बच्चा ध्यान कैसे करेगा? लेकिन ये बौद्ध की परंपरा रही है। ये बुद्ध के जो पुत्र थे, जिससे हमें पता है कि राहुल 9 साल के थे कि जो संघ में आके ध्यान सीखे। आज पूरे तिब्बतियन परंपरा में छोटे से बच्चे से लेके ध्यान करते हैं। अगर हम आजकल वेस्टर्न में बात करें, इंग्लैंड, अमेरिका में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो इसी उम्र से सिखाया जाता है। लेकिन हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान को एक सन्यासी का कार्य समझते हैं या जो जंगल में जाता है वो ध्यान करता है या मतलब आध्यात्मिक इंसानी ध्यान करता है। इस सभी कहीं न कहीं संभ्रम की वजह से हम अपने बच्चों को या हम स्वयं ध्यान की तरफ बहुत कम आकर्षित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये स्टोरी जो है या हमारी जो विरासत या मनुष्य का जो हमारा सुख है या जिसे दूसरी भाषा में विद्यार्थी की भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारा अभ्यास और हमारी सफलता, ये सभी की जो कुंजी है या अपने आप को अगर आपको मोटिवेट करना है, अपने आप को प्रेरित करना है, तो वो प्रेरणा शक्ति भी आपका मन है। अगर आपका मन ही अ, निराशा से, भय से, चिंता से, अस्पष्टता से, द्वेष से, अहंकार से, ईर्ष्या से अगर भरा रहेगा, तो आप कभी भी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा बच्चा ऐसे अ, समस्या में शारीरिक, मानसिक और उनकी जो अभ्यास की समस्या है कैसी बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है उसको हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो उसके पहले जो आज का हमारा जो करियर का जो सेशन है अ, उसको हम शुरू करते हैं। जो निर्वाणी है वो अपने विषय को लेके बात करने वाली है। उसके पहले हम थोड़ा 2 मिनट के लिए हम थोड़ा अपने मन को शांत करने के लिए समय देते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप इस बेल को सुनते हुए अपने मन को शांत करें, ध्यान दीजिए इस बेल की तरफ, इस आवाज़ की तरफ। धीरे-धीरे आपका मन इसको सुन रहा है। तो आप अपने आप को एक स्पेस दे रहे हैं। थैंक यू। निर्वाणी, आप रेडी हैं? हाँ। ठीक है। तो दीप, आप उनको इनवाइट करिए और उनके बारे में थोड़ा कुछ है तो बता दीजिए आपके पास।
जानकारी और वो चालू करें। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ। हाँ जी। तो सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम निर्वाणी मेश्राम है और जैसे कि दीप सिंह जी ने बताया कि मैंने अपना बैचलर और मास्टर दोनों ही अप्लाइड साइकोलॉजी में किया है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा टॉपिक है करियर इन अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। तो साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हिंदी में अगर हम बोले तो मनोविज्ञान बोलते हैं हम उसको, जिसमें हम अलग-अलग तरीके से जो एक इंसान है उसका दिमाग, उसका एक्शंस, उसकी बिहेवियर वो कैसे चलता है, उठता है, क्या मतलब उसके पीछे का जो एक रीज़न होता है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम उसको अ, और अच्छी तरीके से पढ़ के उस जो भी पेशेंट है, मेंटल पेशेंट है, उनको अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। मैं उस फील्ड में पहले से ही हूँ। तो मैंने अपना बैचलर अपने अप्लाइड साइकोलॉजी में किया है। अप्लाइड का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल वे में कैसे हम उसको उतार सकें। तो अप्लाइड का मतलब सबसे मेन चीज़ है कि प्रैक्टिकल वे में जो मेरी पढ़ाई, जो मेरी बुक्स में चीज़ें लिखी होती है, वो मैंने कैसे अपने फील्ड वर्क में आगे लाके मैंने उसको अप्लाई किया है पेशेंट्स पे। तो उसका मतलब ये होता है क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन्स का मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग-अलग चीज़ें आप सीखने को उसमें मिलती है, जिसमें मेरा अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने परस्यू किया है, मैंने बैचलर्स और अपने मास्टर्स में। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो उसी के ऊपर है कि आप जो भी बच्चे हैं यहाँ पे या फिर जो भी बड़े लोग हैं वो जानें कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है और वो कैसा ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा ज़रूरी है क्योंकि अभी सोसाइटी में साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे रह के सारा काम सही से हो, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, खुद को समझना, दूसरे इंसान को समझना, तो उसकी हमारे पास एक क्या कहते हैं पावर होना चाहिए, फिर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर वो कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कोई रीज़न होगा उसके पीछे करने का, वो ऐसे ही नहीं कर रहा। तो यही चीज़ का मैंने स्टडी किया है। तो मैं आपको एक मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी और मैंने इसमें एक पीपीटी बनाई है जिससे जिस चीज़ से आपको आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और आपको विजुअली दिखेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको जो भी क्वेश्चन्स है आप मुझे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबको दिख रहा है ये जो मैंने पीपीटी खोल के रखा है? हाँ। हाँ जी, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ठीक है? अब साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया जैसे कि उसमें माइंड और ब्रेन का जो बिहेवियर है हमारा, उसको प्रिडिक्ट करते हैं ना साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप पेपर पे आप मुझे कुछ दे दो लिखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ठीक है? जो मैं कोई भी चीज़ जैसे कोई भी मैं ड्राइंग बना रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, तो आप उससे प्रिडिक्ट करते हो।
आप वहाँ पे स्टैटिस्टिक मैथ्स लगाते हैं वहाँ पे। इसलिए साइंटिफिक स्टडी इसलिए बोला जाता है साइकोलॉजी में, क्योंकि हम जितने भी फिगर्स आते हैं कि जो पेशेंट जो भी कुछ कर रहा है, वो अभी ऐसा क्यों कर रहा है, उसके हाथ कैसे, उसकी आँखें कहाँ घूम रही है, हाँ, वो कौन से एंगल में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की पढ़ाई जो होती है वो साइंटिफिक वे में होती है साइकोलॉजी में। इस वजह से उसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर बोला जाता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका एक प्रॉपर एसोसिएशन है यूएसए में, जिसमें बहुत अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बैठ के इस चीज़ को बनाते हैं, मतलब डेफिनेशंस बनाते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो मेन जो इसका डेफिनेशन है कि दैट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कैसे इंसान बिहेव करता है। और इसमें जितने भी सब आपके स्टडीज़ होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, क्लिनिकल है, सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ह्यूमन डेवलप ओके, टू एवरीवन और टू यू ओनली? ओके, वेट। Now it is visible? Yeah, okay. हाँ, तो इसमें सब फ़ील्ड में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको चलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसको हाथ उठाने में है, उसको मम्मी अगर उसको कुछ बात करना चाह रही है, तो वो देख क्यों नहीं रहा मेरे सामने? तो ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं, वो भी साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। दूसरा है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं बड़े-बड़े, उन लोग के साथ हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं, मेरे को भी हार नहीं माननी, मुझे और दौड़ना है, मुझे और चीज़ें करनी है अपने लाइफ में। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे अलग-अलग आर्टिस्ट होते हैं या फिर बहुत से प्लेयर्स होते हैं ऐसे जो निराश हो जाते हैं। लेकिन उनके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को, ताकि उनका मोटिवेशन लेवल है, उनका जो फ़ोकस है, वो हमेशा बना रहे। तो इस काम में भी साइकोलॉजी काफ़ी यूज़ आता है, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में भी बहुत यूज़ होता है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि जो अलग-अलग वर्कशॉप्स आपने देखे होंगे, जो हॉस्पिटल के बाहर लगते हैं, जिसमें पूरा फुल बॉडी चेकअप है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों में भी एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वो बताने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं, ताकि हम पेशेंट को जान सकें, सोशल बिहेवियर मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा-थोड़ा अभी बता रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। और सेकंड डेफिनिशन ये है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। It encompasses all the biological influences, social pressure, and environmental factors that affect how people think, act, and feel. मतलब लोग कैसे सोचते हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, इस चीज़ को साइकोलॉजी देखता है। तो ये प्रोफ़ेशन में जो सोचना, थिंक करना और एक्ट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जानना उस चीज़ के बारे में। अगर मेरे सामने आप बैठे हो और मुझे जानना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं आपको सिर्फ़ देख के ही नहीं आपको बता सकती, मैं आपका बिहेवियर देखूँगी कि आप नाखून ऐसे-ऐसे बार-बार कर रहे हैं या फिर इधर-उधर आप देख रहे हो, तो उससे मुझे पता चलेगा। प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर हम साइकोलॉजी में उस चीज़ को प्रिडिक्शन कहते हैं। प्रिडिक्ट करना कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, अगर ये कर रहा है तो उनको ये सोशल सेटिंग में उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी-किसी को आपने देखा होगा, किसी को कोई फंक्शन में जाता है, कोई बाहर जाता है, उनको बात करना नहीं पसंद होता लोगों से। उसकी भी एक अलग साइकोलॉजिस्ट है, जिनको हम सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी का, वो जो लोग हैं, उनका जो एक्शंस है, उसको हम कैसे समझ सकें, उसके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है साइकोलॉजी। सो इसमें टाइप्स अलग-अलग टाइप्स है साइकोलॉजी के, जिसमें आप एब्नॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव, डेवलपमेंट, फोरेंसिक, ये अलग-अलग टाइप के साइकोलॉजी है। और इस साइकोलॉजी का अगर आगे परस्यू करना है, तो 12th में भी आपको कभी भी ऑप्शन मिलता है कि आपको साइकोलॉजी लेना है कि नहीं। तो साइकोलॉजी जो 11th और 12th का होता है, उसमें भी आपको सेम चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपको बैचलर में पढ़ाई जाती है। लेकिन जो बैचलर की पढ़ाई होती है वो थोड़ी और टफ होती है। क्यों? क्योंकि जिनका 11th और 12th में साइकोलॉजी नहीं आता ना, तो उनको जब वो बैचलर में पढ़ाई करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आते कोई-कोई टर्म्स कि टीचर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है आजकल में साइकोलॉजी। तो 11th और 12th का जो साइकोलॉजी है, अगर किसी को इंटरेस्टेड है, कोई है अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड,
तो जो 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक है, वो सबसे मेन बुक होता है अगर साइकोलॉजी में कोई भी इंसान को अगर आगे जाना है, क्योंकि उसमें आपको पूरा रूट में बताया जाता है कि क्या साइकोलॉजी कैसे आया है, साइकोलॉजी में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, उससे क्या कैसे बना है साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी का जो एज अ प्रोफेशनल, एज जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, वैसे एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी होता है। अब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसके पास एमडी का एमबीबीएस का डिग्री होता है, और साइकोलॉजिस्ट के पास वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है वो फील्ड पूरी तरीके से बात करने का फील्ड है, थेरेपी देना है उनको, सिर्फ बातों के थ्रू, उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके वो चीजें वो पेशेंट को देते हैं। लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, लेकिन आपको मेडिसिन होगा कोई पेशेंट को, या फिर चलो मैं ये बोल सकती हूँ कि रास्ते पे आप कभी जा रहे हो तो आपने कभी देखा हो कोई इंसान ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके बिहेवियर अलग है, तो वो एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट होता है। वो साइकोलॉजी पेशेंट नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी पेशेंट का एक वन ऑफ द हाईलाइट ये होता है कि वो थोड़ा-सा आपको स्लाइटली नॉर्मल दिखता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट पेशेंट का ये होता है कि वो पूरी तरीके से उनका ब्रेन और उनके एक्शंस और उनकी बॉडी पूरा का पूरा छोड़ देती है उनको। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रेन के नर्व्स हैं, अंदर के जो नर्व्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि कोई भी छोटा-सा भी अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है अगर दिमाग में, तो उस वज़ह से वो सिकुड़ने लगता है, और वो सिकुड़ने की वज़ह से बीमारियाँ ज़्यादा होने लगती है। और जो साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनका ये प्रिस्क्रिप्शन जो देते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, वो सीधा के सीधा दिमाग पे असर करता है और बॉडी पे असर करता है। आपके डाइजेशन के ट्रैक पे असर करता है, बहुत सारी चीज़ों पे असर करता है। किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है मेडिसिन ज़्यादा लेने से, क्योंकि जो मूड होता है हमारा, तो मूड के हमारे अलग-अलग हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, राइट? तो वो मूड के हार्मोन्स को स्टेबलाइज़ करने के लिए वो लोग मेडिसिन देते हैं, तो वो साइकियाट्रिस्ट का काम होता है पूरी तरह। लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों अगर साथ में मिलके काम करते हैं, तो पेशेंट का काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट हमने देखा है, और काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में। तो अलग-अलग टाइप्स है इसमें। फर्स्ट टाइप इज़ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। अब एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि अ, एब्नॉर्मल बिहेवियर होते हैं पेशेंट के। जैसे कि आप मेरी एग्ज़ाम में अभी चलो ठीक है, यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अभी मेरा टॉक है, मेरे को आपको कुछ बताना है, तो मतलब मैं इतनी डर जाऊँगी कि मेरे को पसीने आने लगेंगे, मुझे बहुत प्यास लगेगी, मुझे बहुत पानी पीने का मन करेगा। ये सिर्फ़ एक सिचुएशन में नहीं, ये हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है, कि अगर मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरे को एग्ज़ाम से पहले भी ये होगा। अगर कोई बड़ा इंसान मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊँगी, या फिर मैं बहुत पहले का सोचने लगूँगी कि मैं वो प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहूँगी, कि मेरे को अभी क्या करना है। मैं ये सोचूँगी, अरे वो होगा तब कैसे होगा? तो उसी में हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। उसको जनरलाइज़ेशन कहते हैं, उसको जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको, जिसमें आपको एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उस टाइम पे पेशेंट जो होता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो एक्चुअल में खुद के साथ क्या कर रहा है। और उसी मीनवाइल में, उसी समय पे उनके बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉमन है, और वुमेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन। तो उसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस है अभी इंडिया में, या फिर उससे पहले भी बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस हो रखे हैं। तो उस वजह से जो हमारी औरतें हैं इंडिया की, या फिर कोई भी जगह की आप देख लो, जो वर्ल्ड में भी देख लो, तो वुमेन का ज़्यादा उसका परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो उस तरीके से होती है, तो उनके दिमाग में चीज़ें इतनी बैठ जाती है कि वो आगे नहीं, से ट्रीटमेंट अगर ना मिले, तो उसके उनके दिमाग के ऊपर बहुत ही गलत असर होता है, और फिर वो गलत असर होते पूरा, क्या कहते हैं, ब्रेन पूरा श्रिंक हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं जाएगा तो बॉडी नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आपको चीज़ें दिखाई देने लगती है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई है, मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं हम। आपको हेल्यूसिनेशन होने लगेगा, सुनाई भी देगी, आवाज़ें सुनाई देती है उन लोगों को, उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और ये भी होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऑर्डर दे रहा है। अगर मेरे को कोई बोल रहा है मारने को आपको, तो मैं आपको मारूँगी, क्यों? क्योंकि वो मेरी बीमारी है, कि मेरे को कोई बोल रहा है कि मैं आपको मारूँ, उसको ऑर्डर देना कहते हैं। जैसे बहुत सारे केसेज़ हैं, आपने एक और बहुत बीच में केस चला था, नोएडा में ही हुआ था वो केस, कि पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था इसी वजह से। क्यों? क्योंकि एक फैमिली मेंबर को सिर्फ़ स्किज़ोफ्रेनिया था।
उस वजह से उनको दिखता था, उनको ऐसा लगता था कि भगवान आके मुझसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे हालत होता है लोगों का, लाइक लिटरली 7 लोग थे उनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर में, सबने सुसाइड कर लिया था। क्यों? बिकॉज़ ऑफ ओनली हैल्यूसिनेशन, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि और ऑर्डर देंगे भगवान है और मुझसे ऐसे बात करे। तो ऐसे-ऐसे डिसऑर्डर्स एब्नॉर्मल साइकोलॉजी हम लोग डी डील करते हैं। और बहुत सारे एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में आप साइकोथेरेपी आप दे सकते हैं। साइकोथेरेपी का मतलब ये होता है कि उसमें हम बातचीत करते हैं, हर अलग-अलग जो डिसऑर्डर है उसके ऊपर हम फोकस करके करते हैं। हम पूरी तरीके से नहीं देखते, जो जिस पे सिर्फ प्रॉब्लम है उसी चीज़ को देख के हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। और एक और डिसऑर्डर है जिसको हम फोबिया कहते हैं। फोबिया भी बहुत लाइक बहुत एब्नॉर्मल होता है वो, क्योंकि किसी-किसी को पानी से बहुत डर लगता है, वो सही में बहुत डर लगता है उनको, हम सही भी नहीं कर सकते। जब हम पेशेंट के पास जाके बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें तरस आता है उन पे कि कैसा ना कि हम लोग को नहीं लगता डर लेकिन उनको लगता है। क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स है, उनके जो दिमाग की जो हार्ड वायरिंग इतनी हो रखी है, उस वजह से वो समझ नहीं पा रहे अपने खुद के एक्शंस ही। तो उसको ट्रीट करना भी हमें बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो थोड़े बहुत एब्नॉर्मल साइकोलॉजी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर क्योंकि मुझे एब्नॉर्मल साइकोलॉजी मेरा पर्सनल मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें पेशेंट को अच्छे से हम खुल के बात कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और हम अपनी उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं ना। हमारा एक पास रिपोर्ट होता है, जिसमें हम हिस्ट्री जानते हैं कि उनको पहले क्या हुआ था, फिर बचपन में क्या हुआ था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि जिसकी वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम हुई, फैमिली में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसे हम केस हिस्ट्री भी निकालते हैं पेशेंट की, वो एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो माइंड और बिहेवियर का कैसा असर होता है ब्रेन के ऊपर, वो उसमें देखा जाता है। जिसका आपने सुना होगा, वो होती है एमआरआई, होती है पीईटी, होती है स्कैन्स वगैरह होते हैं। तो उस हिसाब वो स्कैन करके हमको पता चलता है कि कौन से ब्रेन के पार्ट में दिक्कत है, जिससे हम और आगे इस पे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन इंजरीज हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सर्जन के पास हम लेके जाते हैं। लेकिन सर्जन के पास लेके जाने के बाद जब पेशेंट का सर्जरी हो जाता है, उसके बाद उस पेशेंट को हम एक बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, ताकि वो उनसे क्वेश्चन पूछे। कि आज कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो उनको, कि आपको पता है आज का दिन कौन-सा है? आपको पता है अभी रात है कि दिन है? तो ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए इस बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये चीज़ करते हैं, ओरिएंटेशन को चेक करते हैं वो, कि कि आपको क्वेश्चंस पूछेंगे छोटे-छोटे, कि ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपका जो ब्रेन सर्जरी हुआ है वो एकदम सही से हुआ है और आप एकदम सही से सर्जरी से बाहर आए। तो ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट करता है मेनली, और न्यूरोसाइंस का ज़्यादा इसमें पार्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी स्कोप है, और वो असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पे काम करता है। अब असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपना ऑपरेशन करते हैं, उसको असेसमेंट आंसर उनका असेसमेंट वो होता है। हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो असेसमेंट्स होते हैं वो छोटे-छोटे असेसमेंट्स होते हैं। अगर कोई बच्चा है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, तो उसको अलग-अलग चीज़ें उसको दी जाएँगी, जैसे कि शेप दिया जाएगा, क्वेट ट्रायंगल का, उसको बोलेंगे वो, क्यों? क्योंकि हमको उनका इंटेलिजेंस पता चलना चाहिए, है ना? वो कितना आगे जा सकता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे असेसमेंट होते हैं छोटे-छोटे। क्वेश्चनर्स हम लोग पूछते हैं कि हाँ, येस, नो, व्हाई, फिर बाद में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके अंदर, कि आप कोई पूरे क्वेश्चन दे देते हैं वो हमें, हमारे सामने हम पेशेंट को देते हैं ये, और अगर वो नहीं समझ पाते तो उनके जो मम्मी-पापा या फिर कोई भी जो उनके साथ आते हैं, उनको हम वो असेसमेंट देते हैं करने को, जिसके थ्रू हमको पता चलता है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपको लिखना पड़ता है सेंटेंसेस में, वो वैसे नहीं होते, ओनली ऑब्जेक्टिव, येस और नो, यही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और अलग-अलग टाइप में वो आगे जैसे-जैसे अपनी पढ़ाई होती है, वैसे-वैसे वो बढ़ते जाते हैं। उनका जो एडवांस लेवल है, वो बढ़ता जाता है क्वेश्चनएयर का। तो वो पूछते हैं, तो बाद में उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। एक कैलकुलेशन हमको साइकोलॉजी में पहले से जो बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट होके गए हैं, उन्होंने दिया हुआ है। फ़ॉर्मूला जिसको हम कहते हैं ना, मैथ्स में जैसे हम फ़ॉर्मूला निकाल के हम कोई सम सॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ पे फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है। आंसर्स होते हैं उनके पेशेंट के, और फिर हम अपना आंसर निकाल के हम देखते हैं कि वो असेसमेंट में क्या है, और जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस में भी अलग-अलग डायग्नोसिस होते हैं, जिससे अगर किसी को फ़ोबिया है, तो फ़ोबिया का अलग टेस्ट होगा।
अगर उसको एंजाइटी है तो एंजाइटी का अलग टेस्ट होगा, उसमें भी डायग्नोसिस आने में बहुत टाइम लगता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, ईगल आई जिसको कहते हैं ना, कीन आई चाहिए होता है, कीन आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो पेशेंट के साथ। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज इधर से उधर कर दी तो पेशेंट का लाइफ खराब हो सकता है उस चीज। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बहुत ही नॉलेज रहना चाहिए, आपको हर चीज का, ब्रेन का भी, सारी चीजों का, पूरी बॉडी का, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं होता, कौन से हॉर्मोन्स है कौन से हॉर्मोन्स नहीं होते, कौन से हॉर्मोन्स अगर आप ज्यादा खुश हो तो रिलीज होते हैं, नहीं खुश हो तो कौन से रिलीज होते हैं, स्ट्रेस में कौन से रिलीज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे काम आते हैं। क्यों? कि मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो आपका फुल्ली आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको ये सब कुछ केमिकल फाउंडेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पता होगा तो आप आराम से क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जितना भी आप सुनते हो, मेमोरी है आपका, वो परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ या फिर मैं कोई भाषा बोल रही हूँ, या मैं अटेंशन कितना है मेरा मेरा मेमोरी कितना है, वो सारी चीजों को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। पूरा ह्यूमन थॉट के ऊपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बेस है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम ब्रेन को हम मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए देखते हैं, वैसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी ब्रेन के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्लीप के बारे में भी पढ़ते हैं। हाँ, स्लीप हो गया आपका, पूरा ब्रेन प्रोसेसिंग हो गया, नर्वस सिस्टम के बारे में हो गया, सीएनएस पीएनएस हो गया, आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है पूरा, उसके अंदर भी और पार्ट्स हैं आपका, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री चीजें कैसे चलती है आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन्स कैसे चलते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो जितना भी है वो आपके 4 पार्ट में बटा है। आपका जो जो ब्रेन होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, 1 2 और एक 4। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, जो पहला हमारा पार्ट है। ये टेम्पोरल है, ऑसिपिटल और पीछे का पैराइटल। तो ये सारी चीजें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो हमारे लोब्स बोलते हैं उसको, ब्रेन के लोब्स, उसके अलग अलग फंक्शंस होता है। और वो अलग अलग फंक्शंस में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है जब ब्रेन में, तो उस वजह से हमको डिसऑर्डर आता है। जैसे एल्जाइमर डिसऑर्डर हो गया, डेलीरियम हो गया, ये सारे सारे जो डिसऑर्डर्स है वो थोड़े एज आती है ना तब आने लगते हैं, बहुत लाइक 60-70 की एज में होता है, तब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का बहुत मेन रोल होता है। लेकिन बीइंग लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा ब्रेन का ही अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से खोल देते हैं ब्रेन को। मतलब एक एक नर्व्स के बारे में आपको बताएंगे कि ये नर्व करती है, इससे क्या होता है, आपके अगर हाथ अगर ऐसे ऐसे मैं हिला रही हूँ वो कैसे हो रहा है, अगर मेरे को गर्म लग रहा है तो मुझे गर्म कैसे लग रहा है, कि मेरा नर्वस सिस्टम में जो मेरा पीएनएस है वो मेरे को बता रहा है कि मेरे को ऐसा गर्म लग रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फुल्ली आपके ब्रेन के फंक्शंस को बताया जाता है। कंपेरेटिव में आपका एनिमल बिहेवियर जो है उसके बारे में बताया जाता है। आपने देखा होगा कोई मूवीज में या कोई कोई और डॉक्यूमेंट्रीज में जिसमें एनिमल्स को लेके भी बिहेवियर को कंपेयर करते हैं, एनिमल बिहेवियर को और ह्यूमन बिहेवियर को उसमें कंपेयर करके बताते हैं कि किसका बिहेवियर कैसा है। जैसे माउस हो गया, माउस और माउस एंड ह्यूमन का भी उसमें बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी है। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप सारे कॉग्निटिव एबिलिटी, सोशल मॉरल्स, सोशल फंक्शनिंग, आइडेंटिटी और अदर लाइफ के एरियाज। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि बच्चा जब से छोटा है तब से लेके उसकी जब लेट एडल्टहुड जिसको हम कहते हैं, वहां तक का पूरा पढ़ाई होता है उसमें। बच्चे के चलने से लेके जब तक वो पूरा अपना लाइफ समझने लगता है तब तक। अब बच्चा फर्स्ट 1 ईयर का है, उसके बाद वो जब स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे घुल नहीं मिल पाते बिल्कुल भी स्कूल में ना फ्रेंड्स के साथ। तो उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, उनको नहीं समझ में आता मेरे साथ ऐसे ही क्यों बिहेव कर रहा है, मैं ही क्यों ऐसे, और मेरे साथ लोग अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज उसकी असर करती है उनके बिहेवियर पे। तो वो सारी चीजें जिसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें हम सोशल मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं बच्चे को, नहीं बेटा ऐसे नहीं बैठना, ऐसे यहाँ पे नहीं बैठना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, और आपको यहाँ पे ऐसे बैठना चाहिए। तो बहुत सारे मॉरल वैल्यूज उस टाइम पे सिखाते हैं ना, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे।
तो हम उस चीज़ को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उसके ऊपर हम पूरा एम्फसाइज़ करते हैं। जैसे बड़ा 1 8-9th में आता है बच्चा, तो उसको और चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, नहीं मुझे ये करना है, मेरे को वो करना है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा होता है। उस टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरा डिसीजन क्यों नहीं सुन रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो देखते हैं। और आइडेंटिटी भी देखते हैं कि बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बना रहा है उस टाइम पे। अगर कोई 2 भाई बहन है, तो उसमें अगर मम्मी अगर उनको ज़्यादा प्यार करती है किसी और को और एक को नहीं करती है, तो उस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। तो वो जितना भी आपका मोरालिटी है ओवरऑल बच्चे का, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट देखता है। और आइडेंटिटी, हाँ, जेंडर आइडेंटिटी भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा 8-9 में की 8-9 नहीं 8 नहीं 6-7 में जब वो होता है, तो उस टाइम पे उसको जेंडर आइडेंटिटी पता चलने लगती है ना खुद की, कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। तो उस टाइम पे भी किसी-किसी बच्चों को बहुत क्राइसिस होता है। उनको नहीं पता चलता कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। कोई लड़का है तो उसको लड़के जैसा काम कुछ करना अच्छा लगता है, कोई लड़का है उसको लड़के जैसा काम करना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी एक बैरियर बन जाता है। बच्चों को उस टाइम पे बिल्कुल नहीं समझ आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाँ, तो उस टाइम पे भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उस स्टेज में। तो इन सारी स्टेज पे तुम्हें डेवलपमेंट होता है बच्चों का, तो उसमें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। और ये और फिर फोरेंसिक है, फोरेंसिक में सब कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस होते हैं, प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, लीगल और जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का मर्डर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्राइम करने के बाद तो जो क्रिमिनल्स है उनको जेल में रखते हैं, तो उनका भी मेंटल स्टेट खराब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उसको हैंडल करता है काफ़ी अच्छे से। फोरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में जितना नहीं पता, लेकिन जितना मेरे के पढ़ने में आया वो यही चीज़ को बताते हैं कि वो साइकोलॉजिकल रिसर्च में ज़्यादा एम्फसाइज़। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें एनहांसमेंट बहुत अभी हुआ नहीं है, इतना एस्टैब्लिश है इंडिया में, लेकिन अभी तक इतना आगे नहीं गया है। और ये मेरा वन ऑफ द मेजर, मेरे को ये सब्जेक्ट लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी के रिसर्चेस जो होते हैं अलग अलग, उस चीज को हम यूज करते हैं कि हमारे जो आजू बाजू के एम्प्लॉयज है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे काम करते हैं, आपके मम्मी पापा काम पे जाते होंगे, जो बच्चे मैं उनको बोल रही हूँ, और जो बड़े हैं उनको भी, आप काम पे जाते होंगे, तो आपको लगता है ना कि मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ अच्छे बिहेव करने चाहिए, मेरे को इतना टेंशन नहीं देना चाहिए, मुझे इतना वर्कलोड नहीं चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो उस फील्ड को हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हम उसको बोलते हैं। हम उसमें पूरी तरीके से एम्प्लॉय कैसे एनहांस करें अपने परफॉर्मेंस में, अपनी जो चीज़ें वो कर रहा है ऑफिस में, और वो कितने अच्छे से कर सके, हम वो चीज़ों को इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। और इसमें जितने भी वर्क फोर्स के जो लोग होते हैं, वो अलग-अलग थेरेपीज़ हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम उनको मेडिटेशन भी करवाते हैं। और 1-2 रिसर्चेस ऐसे हुए हैं हमारे कॉलेज साइड में कि हम मेडिटेशन करवा के फिर हम उनका वर्क एफिशिएंसी देखते हैं कि वो कितने एफिशिएंट है उस चीज़ को करने में। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस इसमें देखे गए कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन है या मेडिटेशन ही है, सिर्फ बैठना ही, मतलब 5 मिनट बैठने से भी कितना इम्पोर्टेंट है। इवन दो बाहर भी जापान में, चाइना में जो एम्प्लॉइज़ है उनको 5 टू 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसमें वो सिर्फ अपने लेजर्स काम करते हैं, या फिर वो स्लीप या फिर वो अपनी नींद लेते हैं, नैप लेते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से जो एम्प्लॉयी का अगर अच्छा हो रहा है, तो वो इस फील्ड में हम करते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है ना? कि अगर मैं छोटी हूँ, कोई भी बच्चा अगर छोटा है, उसके सामने जो चीज़ रखी जाएगी वही उससे सीखेगा, वही उसकी पर्सनैलिटी में उतरता है। अगर मम्मी-पापा को वो झगड़ते हुए देखता है, अगर वो भाई-बहन के साथ प्यार से है और माँ-बाप से भी प्यार से, तो उसका नेचर वैसा बनेगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाला बनेगा कि वो अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहा है। कि मैं अगर उस जगह पे होता तो क्या करता? तो एक वो पॉज़िटिव पर्सनैलिटी आ गया। लेकिन अगर इसी चीज़ में अगर कोई छोटा बच्चा है और वो कुछ और देख रहा है, उसका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से बनने लगती है। तो पर्सनैलिटी बहुत सारे टाइप की पर्सनैलिटी होती है। और इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल, मतलब
उनको बहुत मुश्किल होती है वो ठीक होने में। एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो गया, बहुत सारी पर्सनैलिटी है, हमको लोगों से बात करना नहीं पसंद, लोगों के सामने किसी की भी इंसल्ट करना, तो वो आपके जितने भी थॉट प्रोसेस है या फिर जो थिंकिंग है, आपका जो बिहेवियर है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं किस हिसाब से एक इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो एक होता है ना, कि अगर कोई इंसान है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको वो क्यों अच्छा लगता है? कोई यूनिक चीज़ अगर कोई आपको पूछे तो आप उनको बताओगे कि हाँ, ये मेरी बहुत केयर करता है, दैट इज़ his or her own quality which is very good why क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है उसके साथ रहना और मुझे पता है कि वो कैसा है, वो बहुत केयरिंग है, तो ये एक पर्सनालिटी एक इंसान का बताता है। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। सोशल साइकोलॉजी और पर्सनालिटी साइकोलॉजी में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसका ये है कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्रुप बिहेवियर को देखता है, और जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी होता है वो सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर को देखता है। लेकिन जो एक इंसान के बिहेवियर को देख रहा है वो सोशल सेटिंग में कैसे उसका काम हो रहा है, वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट देखता है कि ग्रुप बिहेवियर है, सोशल इन्फ्लुएंस का किसका क्या कैसे हो रहा है, इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसे। हाँ, हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा 2 मिनट राह देखें। हाँ, ओके। आ रही है आवाज? यस, यस। हाँ, तो सोशल साइकोलॉजी के ऊपर मैं थी कि उसमें जो ग्रुप बिहेवियर होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, वो देखा जाता है। अगर मैं आपके सामने हूँ और कोई इंसान आके मुझे कुछ भी बोल रहा है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो हम क्या गॉसिप करने लगते हैं, हाँ? हमको लगता है कि हाँ ना, वो गॉसिप करे तो हम क्यों ना गॉसिप करें। तो ये सारी चीज़ें वो भी साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट देखता है इस चीज़ को। और प्रेजुडिस का मतलब ये होता है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो और आप पहले ही उसके बारे में इमेजिन कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा ही होगा। उसके बारे में पहले ही एक एटीट्यूड बिठा बिठा देते हो कि ये लड़की ऐसी होगी, ये लड़का ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ सुना है। तो ये जो ये सोशल मोरालिटी की बात जो होती है, वो सोशल साइकोलॉजिस्ट का ही वो पूरा फील्ड होता है। वो उनके सारी चीज़ों को देखता है। अग्रेशन है, अग्रेशन को भी वो पूरी अच्छे से हैंडल करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं बात करते टाइम पे ना, आर्गुमेंट्स आपने देखी होगी, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है कि मेरी बातें सुन नहीं रहा, तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो, बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं, एग्रेशन एकदम से उनके अंदर दिखने लगता है। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनको हैंडल करते हैं, अपने तरीके से हैंडल करते हैं। उनकी जो असेसमेंट्स होती है, उनकी जो बात होती है ना, काउंसलिंग करते हैं वो पेशेंट को, तो उस हिसाब से करते हैं। और कन्फॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक लाइन दिखाई थी स्क्रीन के ऊपर सभी को, जैसे मैं देख लो और फिर वो स्क्रीन बंद हो जाती है।
तो वो बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन है, हाँ, तो वो लाइन आप ड्रॉ करो। तो वो लाइन ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। अब वो ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसके बाद एक 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 इंसान इतनी सी ड्रॉ करेगा, दूसरा इतनी सी करेगा, अपने हिसाब से करेंगे, जिनको जितनी दिखी उनका मेजरमेंट उतने वैसे ही देखेंगे वो, और वैसे ही वो लिखते हैं उसके ऊपर, लाइक ड्रॉ करते हैं। तो जब वो ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि क्या कहते हैं, कॉपिंग जिसको कहते हैं ना, कि उसने इतनी लिखी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, उसने ऐसे किया तो मैं भी उतना ही करूंगा। उसको कंफर्मिटी कहते हैं। हम कंफर्म हो जाते हैं लोगों से बहुत जल्दी। हाँ ना, बातों में हाँ जी करना, पता नहीं है बात, लेकिन वो ग्रुप में जाना तो उसी ग्रुप के साथ जाना, अपना कोई कुछ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो वो जो चीजें होती है, सारे साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, वो उसको इनकलकेट करते हैं अपने जितना भी प्रोफेशनल चीज है उसमें। अब जो यूजेस है साइकोलॉजी के, तो एप्लीकेशंस बहुत सारी है साइकोलॉजी की ना। वो मेंटल हेल्थ के जितने भी उसके फील्ड है, उस चीज में वो काम करता है, रिसर्च में, उनके प्रिंसिपल्स में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, सॉरी क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो वो मैनेज करता है आपके जितने भी मेंटल डिस्ट्रेस होते हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस होती है। अभी आपको पता होगा कि अभी कोविड के टाइम पे भी लोगों को बहुत ही डिस्ट्रेस हुआ ना, कि कब खत्म हो कोविड, कब मैं बाहर जाऊँ, कब मैं अपने दोस्तों को मिलूँ, कब मैं मजे करूँ जाके बाहर ना। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल इलनेसेस है। तो ये साइकोलॉजी के बहुत सारे यूजेस हैं। और पहला यूज तो ये है कि हम एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट को, या साइकोलॉजी फील्ड को, क्योंकि वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो फर्स्ट इज डेवलपिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। ओके, फिर इन्फॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में भी बहुत सारी चीजें जो होती है, जो लॉयर्स होते हैं उनके साथ भी साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। इवन दो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उन लोगों के साथ भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पब्लिक में जो हमको बोलना है, कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है कि पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाए। तो जो इन्फॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसीज होती है, उन सारी चीजों में भी जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, उनके पीछे भी साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं कहीं ना, क्योंकि पॉलिटिशियन को थोड़ी ना पता है कि लोगों कैसे इन्फ्लुएंस करना, उसको सिर्फ इतना पता है कि उसको उनका काम कैसे करना, लेकिन इन्फ्लुएंस कैसे करना है, वो जो पीछे साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो बताता है। तो ये सारे जो यूजेस है उस चीज में, एक वन ऑफ दी यूज में आता है। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स में यूज आता है। जितने भी छोटे छोटे गाँव में जाके जो वर्कशॉप्स करते हैं लोग, रिसर्चेस करते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, मंदिरों, जो आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, वहां पे ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, तो वो सारे मेंटल पेशेंट्स होते हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता, किसी का ध्यान नहीं लेना, चलता है हाँ पागल है, ठीक है ना, हम क्यों बात करें। हाँ, तो हम जब बात करने के लिए जाते हैं उनसे, जब हम उनसे बात करते हैं, तो एक मेंटल हेल्थ जो ट्रीटमेंट है वो हम उनको वहाँ पे देते हैं। अलग अलग बात, उनकी चीजों को सुनना है, उनको पूछना है, उनको शेल्टर होम्स में लेके जाना है। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में हमको साइकोलॉजी बहुत यूजफुल होता है। जितने बच्चों के साथ भी अगर हम यूज करें, अगर हम उनको मोटिवेट करें, अगर उनको फोकस रखे, अटेंटिव रखे हर चीज में, तो एक जो बच्चा 0 मार्क्स आता था, वो भी 40 मार्क्स, 40 आउट ऑफ 40 ला सकता है। तो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में काफी यूज होता है वो। पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग। पर्सनल हेल्थ में इसलिए क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा है तो हमारा दिमाग भी अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तो हमको मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम एज सच होगी नहीं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है। अभी हम इतना जंक फूड खाते हैं, इतनी सारी चीजें। हाँ, जंक फूड से भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है, अपने हार्मोनल चेंजेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइक जंक फूड इज इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ, ऐसा कुछ भी रिसर्च निकल रहा है कि क्योंकि जंक फूड में ऐसी सारी चीजें, प्रोसेस फूड इतने होते हैं कि हमारे हार्मोनल पे काफी बुरी तरीके से उसका इफेक्ट होता है। उसका काफी बुरी तरीके से इफेक्ट होता है, जिस वजह से हमारी जो पर्सनल हेल्थ है, और पर्सनल वेलबींग है। वेलबींग का मतलब क्या होता है कि अच्छा इंसान, हंसमुख इंसान का जो एक मार्क होता है, या फिर हाईलाइट जो करता है। वेलबींग का मतलब कि हम, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो उनको वो किसी और चीज से इंसान को पता है कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा है, इसका ही इज अ वेरी वेलबींग पर्सन। हाँ, तो वो वेलबींग का मतलब वो वेलबींग होता है। साइकोलॉजी के रिसर्चेस में बहुत काम आता है। जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, कोविड में भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, एंजाइटी के ऊपर है, डिप्रेशन के ऊपर है, स्ट्रेस के ऊपर है। तो इन सारे इमरजेंसीज में भी यूज होता है साइकोलॉजी। सोशल प्रोग्राम डिजाइन।
हम लोगों को आना चाहिए इस प्रोग्राम में, कौन से लोगों को नहीं आना चाहिए इस प्रोग्राम में। हाँ, इन्फ्लुएंशियल्स को बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, ले पर्सन को बिठाना नहीं चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। सोशल प्रोग्राम में जो जितनी भी डिजाइन होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं जो प्रोग्राम है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का काफी बड़ा रोल होता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत बहुत ही वास्ट एक ऐसा ये सब्जेक्ट है। लास्ट पॉइंट ये है कि it is difficult to capture everything that psychology encompasses in such a brief definition, but topics such as development, personality, thoughts, feelings, emotions, motivations, and social behavior represent just a portion of what psychology seeks to understand, predict, and explain. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डेवलपमेंटल, पर्सनालिटी, थॉट्स, फीलिंग, हमारे इमोशंस, हमारा मोटिवेशन, हमारा सोशल बिहेवियर, तो वो एक पोर्शन है साइकोलॉजी का, जिससे हम अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब कि फ्यूचर को जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं उनके बिहेवियर को, और हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो अच्छे से हंसी खुशी अपने जो भी अपना मेंटल चीज है उससे वो बाहर आ सके। अब इम्पैक्ट भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स है इसके अंदर, मैं इतना अंदर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक दो पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ द वेज दैट साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इंक्लूड improving our understanding of why people behave as they do as well। मतलब कि हमको साइकोलॉजी क्या सिखाता है कि हमको इम्प्रूव करना सिखाता है, हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लोग जो बिहेव करते हैं वो क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्ट फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट द ह्यूमन माइंड एंड ब्रेन। हमारे जो अलग अलग जो मुश्किल फैक्टर्स है, जो चीजें हैं, उसको जानने में भी काफी यूजफुल है। अगर कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है ना, लेकिन वो अगर साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पता चलती है माइंड और बिहेवियर के बारे में। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दैट इम्पैक्ट हेल्थ, डेली लाइफ एंड वेलबींग। जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ, आपका जो डेली लाइफ स्टाइल है, आपका जो वेलबींग है, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत यूजफुल है। ओके, क्रिएटिंग सेफर एंड मोर एफिशिएंट वर्क स्पेसेस। आपका, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में बताया कि आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो एनहांसमेंट ऑफ द वर्क है, वो उसमें काफी आपको हेल्प करता है। इम्प्रूव हेल्पिंग मोटिवेट पीपल टू अचीव देयर गोल्स। जो आप गोल किया, अगर कोई बहुत ही आलसी इंसान ने अगर उसको मुझे मोटिवेट करना है, हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, उन लोग को भी वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं, वो अपना अगला परफॉर्मेंस देने का उनको मन नहीं करता मूवीज में, लेकिन उनके पास जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए उनको इतना मोटिवेट, इतना बूस्ट कर देते हैं कि वो अपने गोल तक अचीव करते हैं, वो चीज वो मूवी को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही हेल्प करता है, मोटिवेट करता है उसको, उन सारे लोगों को काम करने में। मतलब सारे फील्ड में ये यूज होता है, स्कूल में भी ये काफी अच्छे से अभी यूज होता है। और काफी जो स्कूल्स है अलग अलग, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को बिठा के बच्चों से बात करने को बोलते हैं, वो देखने को बोलते हैं कि बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे एनवायरमेंट। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर कोई काम, कोई टास्क मुझे दिया गया है कि अगर मेरे को काम करना है, ये मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे भी कंप्लीट करना है, तो ये मैं वो कर पा रही हूँ कि नहीं, तो उस चीज को भी इम्प्रूव करने में हमारा साइकोलॉजी काफी हमको हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट Psychologists accomplish these things by using objective scientific method to understand, explain, and predict human behavior. Psychological studies are highly structured, beginning with a hypothesis that is then empirically tested. इसका मतलब ये है कि सारी चीजें हैं हमारे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसको समझना, उसको प्रिडिक्ट करना, और ह्यूमन बिहेवियर को देखना कि उसका जो प्रिडिक्शन है उस हिसाब से उसका बिहेवियर है, और उसका बिहेवियर ऐसा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। और अंदर अगर जाए तो आपका हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव पहले बना लेते हो कि हाँ शायद इसको ये प्रॉब्लम होगा, और फिर उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आप अपना काम करना चालू करते हो, और जब आपका एंड रिजल्ट होता है फिर आप उसको बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था वो शायद सही हो सकता है अगर मैं ये मेथड उसको यूज करूँ तो। और हम अलग अलग चीजों में टेस्ट करके उस चीज को यूज करते हैं। लास्ट है स्पेशलिटी एरियाज इन साइकोलॉजी। पहले आपको मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बता दिया, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है मेंटल डिसऑर्डर का। काउंसलिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा अभी इंडिया में यूज हो रहा है, क्योंकि यूथ और जो बच्चे हैं उनके ऊपर काउंसलिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि बात करने से ही लोगों को अच्छा लगता है।
ना 2 मिनट अगर आप किसी से बात करो, किसी की कोई शेयर आपको कुछ कर रहा है, आप उनसे सुनो, सुनना ही नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी का काम सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का सिर्फ काम सिर्फ सुनना ही नहीं होता। सुन के समझ के आगे क्या करना है वो एक साइकोलॉजिस्ट का सबसे मेन अ, हाइलाइटिंग पॉइंट में आता है। बीइंग अगर आपको साइकोलॉजी में जाना है, अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको पेशेंस लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस लेवल और ऊपर से कि सामने वाला का जो दुःख है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अपने आप को वहाँ पे रख के देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है क्योंकि आपका जो पेशेंट है वो आपको आपसे कम से कम 1 घंटा तो भी बात करता है। अब वो 1 घंटा आपसे क्या बात कर रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है उस चीज़ को। तो ये सारी एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइज़ेशन है साइकोलॉजी के उसके अंदर आता है। तीसरा है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पूरे रिसर्च करते हैं, जितने भी लॉ सूट्स होते हैं, जितने भी लॉ का काम होता है, लॉयर्स जो होते हैं ना वो भी यूज़ करते हैं साइकोलॉजी। तो उन सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूज़ होता है। फोर्थ आपको फोरेंसिक साइकोलॉजी जिसमें क्रिमिनल जितने भी केसेस होते हैं वो सारी चीज़ों में फोरेंसिक साइकोलॉजी काम आता है। ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी में जितने भी ह्यूमन रिलेटेड है, जैसे कंपैरेटिव साइकोलॉजी मैंने आपको बताया। वो यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एम्प्लॉइज़ को हम हेल्प करते हैं, वर्कफ़ोर्स को हम हेल्प हेल्प करते हैं ताकि उनका प्रोडक्टिविटी, उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छे से अच्छा हो और उनकी कंपनी अच्छे से अच्छी आगे बढ़े। पहले क्या होता था कि सिर्फ़ हम काम के ऊपर ध्यान देते थे, हम एम्प्लॉइज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जो काम कर रहा है कंपनी के लिए उसी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी थोड़ा धीरे-धीरे उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हम ये करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी में जो उसकी अलग से डिग्री होती है ना, काउंसलिंग के बाद स्कूल साइकोलॉजी का आप अलग से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इवन काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर जो क्लिनिकल है, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल इंडस्ट्रियल, ये आप जब बैचलर और मास्टर करते हैं तभी आपको ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कोप आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही है, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है। इस क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग में अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है, डिप्लोमा कोर्स में भी और भी काउंसलिंग में बहुत डीप में है काउंसलिंग। स्कूल साइकोलॉजी में हम बच्चे जो होते हैं उनके साथ बात करते हैं, उनको स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बुली तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग से स्कूल में साइकोलॉजिस्ट बिठाया जाता है ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आके उनको बताएँ। सोशल साइकोलॉजिस्ट ऐसे कोई इंडिविजुअली सोशल साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठा होता। इंडिया में बहुत ही मैंने नहीं देखा किसी का क्लिनिक जो सोशल साइकोलॉजी में हो। लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट का मेन काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉरल वैल्यूज़ बताना, एटीट्यूड को जज करना, बताना, प्रेडिक्ट करना कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कोई-कोई बच्चे होते हैं ना कि किसी को मतलब एकदम से रोने लग जाते हैं, मम्मी-पापा के पास ही चिपक के रहना है, ये सारी चीज़ें। ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, तो वो एकदम अच्छे से वो लोग हैंडल करते हैं। और बहुत से ऐसे सोशल सेटिंग की जो चीज़ है, जो सोशली जो लोग इतने सोशलाइज़ नहीं होते, उनको प्रॉब्लम होती है ना बात करने में, बहुत सी चीज़ें करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को अगर कोई कर रहा है, कोई क्राइसिस में है, उस इश्यू में है, तो उस टाइम पे वो सोशल साइकोलॉजिस्ट के पास उनको लेके जाता है। तो ये सारी स्पेशलिटी एरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी अपने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हाँ, यहाँ तक ही था मेरा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब थैंक कोई यू, क्वेश्चन्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सवाल के लिए थोड़ा हम बाद में समय लेते हैं। थोड़ा अभी हम रिलैक्स होते हैं, एक शॉर्ट हम स्पेस देते हैं। मेडिटेशन का हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर से सेकंड टॉक है अबाउट करियर इन लैंग्वेज। और उसको सुनने के बाद दोनों करियर में जो भी क्वेश्चन है इन लोगों ने सुना है, तो आपके क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा। किशोर गजबे, आपके माइक को आप म्यूट कर दीजिए। जो भी आपके प्रश्न हैं जरूर सुने जाएंगे, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा जो कार्यक्रम है या जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा हम प्रोग्राम के हिसाब से हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि निर्वाणी ने बहुत कुछ हमारे बीच में जो साइकोलॉजी फील्ड है उसकी बहुत सारी बातें हमारे सामने शेयर की है कि हमारे बच्चों को या हमारे लिए साइकोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। भले हम उसमें पढ़ नहीं रहे हैं, विद्यार्थी नहीं है, फिर भी हमने साइकोलॉजी की किताबों को थोड़ा थोड़ा
पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बिहेवियर को, हमारे माइंड को, हमारे बुद्धिज़्म को, अगर बुद्धिज़्म को हमें और अच्छी तरह से समझना है, तो बुद्धिज़्म पूरा साइकोलॉजी का शिक्षण है, या पूरे साइकोलॉजी पे बुद्ध ने बात की है। तो ये साइकोलॉजी हमें काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प कर सकती है कि बुद्ध की टीचिंग को और अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारने के लिए। तो अभी हम दूसरा सेशन लेने वाले हैं, तो उसके पहले हम 5 मिनट का हम ध्यान करने वाले हैं। तो अपने आप बैठ जाइए, जहाँ पे आपकी पोजीशन है, आपकी आँखें बंद करिए और ध्यान की तरफ अपने मन को ले चले, क्योंकि ध्यान है, वहीं पे ज्ञान है। अगर आपका ध्यान खो गया, तो आपका ज्ञान भी खो जाएगा। तो हम 2 मिनट के लिए हम जो माइंडफुलनेस है या मन को शांत करना, एकाग्र करना, उसका हम प्रशिक्षण लेते हैं। और अपने मन के भीतर देखते हैं कि जो हमने सुना है, वो भीतर जा रहा है आपके हृदय की तरफ, आपके अनकॉन्शियस मन को वो स्पर्श कर रहा है। जिस प्रकार से सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस आ रहा है, जा रहा है, आप देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। श्वास की स्मृति बनाए रखें। श्वास का भीतर जाना और बाहर आना हमारे मन को इसी वर्तमान में ले आता है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारा मन इसी क्षण में कार्य कर रहा है, जैसे कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना। किसी प्रकार का दबाव, तनाव न रखते हुए कुछ समय के लिए हमें अपने मन को श्वास के साथ, श्वास की स्मृति बनाए रखें, अनुभव करें। जो सांस को देखता है, वो अपने मन को देख सकता है।